युद्ध से ठीक पहले हाँ सुभाष चंद्र बोस, बंगाल में तो उनका काफी प्रभाव था। अध्यक्ष थे वहां प्रांतीय कमेटी के। हाँ, और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। फरवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ गुजरात में। हाँ, वहाँ वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। ये बड़ी बात थी। लेकिन फिर जनवरी 1939 में उन्होंने फिर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश की। जी। और यहीं से ऐसा लगता है मामला थोड़ा पेचीदा हुआ। सूत्र बताते हैं कि गांधी जी खुश नहीं थे इस बार। सही कहा, इस बार चुनाव हुआ बाकायदा। बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया, जिन्हें गांधी जी का समर्थन था। हाँ बिल्कुल। बोस को मिले 1580 वोट। अच्छा। और सीतारमैया को 1377। तो ये जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी। हाँ। ये कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा विचार हावी हो रहा है, नेतृत्व किधर जाए, इसका संकेत था। क्योंकि अध्यक्ष ही तो वर्किंग कमेटी चुनता है। सही, जो कि पार्टी की नीतियां तय करती है। बिल्कुल। फिर आया मार्च 1939, त्रिपुरी अधिवेशन। बोस अध्यक्ष तो बन गए, पर वहां क्या हुआ? सब ठीक था? नहीं, ठीक तो बिल्कुल नहीं था। त्रिपुरी में माहौल काफी गर्म था। हाँ। गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पेश किया। उसमें गांधीवादी नीतियों पर भरोसा तो जताया गया, लेकिन एक शर्त लगा दी। क्या शर्त? प्रस्ताव में बोस से कहा गया कि वो वर्किंग कमेटी बनाए, पर गांधी जी की इच्छा के अनुसार। हो, मतलब अध्यक्ष तो हैं, पर अपनी टीम नहीं चुन सकते। हाँ, एक तरह से उनकी शक्ति सीमित कर दी गई। ये कांग्रेस के अंदर ही एक, आप कहें तो, गतिरोध बन गया। हाँ, अजीब स्थिति हो गई होगी। बिल्कुल। गांधी जी बोस के जो उग्र तरीके थे उनसे सहमत नहीं थे। वो ऐसा कोई संघर्ष लीड नहीं करना चाहते थे। और बोस अपनी रणनीति पर अड़े थे। वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। हालांकि देखिए, दोनों चाहते थे कि कांग्रेस एक रहे। हाँ, आजादी सबसे जरूरी थी। जी। गांधी के नेतृत्व में ही संघर्ष चले, पर रास्ते वो अलग दिख रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1939 में इसी गतिरोध के चलते बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वो विचारधाराओं का टकराव था। वो समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। गांधी और बोस दोनों महान देशभक्त, लेकिन भारत कैसा हो, आजादी कैसे मिले, इस पर विचार काफी अलग थे। सबसे पहला तो वही अहिंसा का सवाल, साधन और साध्य। निश्चित रूप से गांधी जी के लिए अहिंसा, सत्याग्रह ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये जीवन का आधार थे। उनका मानना था कि साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना लक्ष्य। और बोस मानते थे कि सिर्फ अहिंसा से शायद आजादी न मिले। वो परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते थे, और जरूरत पड़ी तो उग्र तरीके अपनाने से भी परहेज नहीं था उन्हें। सरकार का स्वरूप, मतलब आजाद भारत कैसा हो, इस पर भी मतभेद थे। हाँ, काफी। बोस का झुकाव इस तरफ था कि शायद शुरू में देश को गरीबी, असमानता से निकालने के लिए एक मजबूत, केंद्रीकृत और शायद थोड़ा अथॉरिटेरियन शासन चाहिए हो। अच्छा। लोकतंत्र बाद में। पर गांधी जी का आदर्श वो हिंद स्वराज वाला था, विकेंद्रीकृत, सत्ता गांवों तक। और सेना, उद्योग, इन पर भी अलग विचार थे। बिल्कुल। बोस सैन्य अनुशासन को महत्व देते थे, मानते थे कि मजबूत सेना जरूरी है। आजाद हिंद फौज इसी सोच का नतीजा थी। गांधी जी तो मूलतः सेना के ही खिलाफ थे। उनका राम राज्य, सत्य और अहिंसा पर टिका था। और अर्थव्यवस्था? गांधी चाहते थे विकेंद्रीकृत, गांव आधारित अर्थव्यवस्था, स्वराज। हाँ, स्वराज। बोस मानते थे बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण जरूरी है, भारी उद्योग खासकर, ताकि भारत आधुनिक बने, आत्मनिर्भर हो। सामाजिक मुद्दे जैसे धर्म, जाति, महिलाओं की भूमिका, इन पर क्या अलग था? गांधी जी धार्मिक थे, पर उनका धर्म समावेशी था, मतलब किसी एक पंथ तक सीमित नहीं। बोस भी आध्यात्मिक थे, उपनिषद, गीता, विवेकानंद से प्रभावित, पर वो धर्म को राजनीति से थोड़ा अलग रखते थे। उनकी फौज में देखिए, सब धर्म जाति के लोग थे। हाँ, ये बात तो है। जाति पर गांधी जी अस्पृश्यता मिटाना चाहते थे, पर वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह खारिज नहीं करते थे। बोस वो जाति व्यवस्था, हर तरह की सामाजिक असमानता के सख्त खिलाफ थे। एक वर्गहीन, जातिहीन समाज चाहते थे। और महिलाएं? गांधी जी कहते थे महिलाओं को कमजोर कहना अन्याय है, पर बोस का नजरिया और भी क्रांतिकारी था। कैसे? वो महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर मानते थे। चाहते थे कि वो आजादी की लड़ाई में सक्रिय हों, हथियार उठाएं,
रानी झांसी रेजिमेंट जो बनी आईएनए में। हाँ, वो इसी का उदाहरण है। जी शिक्षा पर भी मतभेद थे। हाँ, गांधी जी पश्चिमी शिक्षा खासकर अंग्रेजी माध्यम के खिलाफ थे। वो मातृभाषा में हाथ के काम पर आधारित शिक्षा चाहते थे। बुनियादी तालीम। जी, बोस उच्च शिक्षा खासकर तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देते थे क्योंकि वो औद्योगिक भारत देखना चाहते थे। तो ये मतभेद सिर्फ रणनीति के नहीं थे, ये भारत की आत्मा को लेकर थे कि भारत कैसा बनेगा, गांधी का ग्राम आधारित गणराज्य या बोस का आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र। बिल्कुल, इसीलिए उनके रास्ते अलग हुए, ये समझना जरूरी है। और इन्हीं गहरे मतभेदों के बीच दुनिया में एक भूचाल आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। 3 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब भारत, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल थी। क्या करें? युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें या विरोध करें? हाँ, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई वर्धा में। वहां 2 मुख्य शर्तें रखी गईं। क्या थी वो? पहली, युद्ध खत्म होने पर भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाए। दूसरी, फौरन केंद्र में एक ऐसी सरकार बने जिसमें भारतीयों की कुछ वास्तविक जिम्मेदारी हो। और वाइसराय लिनलिथ को? उन्होंने तो सीधे मना कर दिया, खारिज कर दी शर्तें। मतलब ब्रिटिश सरकार मदद तो चाहती थी पर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती थी। बिल्कुल यही बात थी। तो कांग्रेस के अंदर क्या राय बनी? सब एक मत थे? नहीं, वर्धा में भी अलग अलग मत थे। हाँ। गांधी जी वो फांसीवाद के विरोधी थे। हाँ। तो नैतिक रूप से ब्रिटेन के साथ सहानुभूति रखते थे। अच्छा। वो चाहते थे बिना शर्त समर्थन दिया जाए मित्र राष्ट्रों को। और बोस और समाजवादी? उनका मानना था कि ये तो साम्राज्यवादियों की लड़ाई है, दोनों तरफ साम्राज्यवादी हैं, भारत को किसी का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए अपनी आजादी के लिए। नेहरू कहाँ थे इस बहस में? नेहरू बीच में थे। वो फांसीवाद के तो खिलाफ थे, पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन भी नहीं करना चाहते थे। तो अंत में क्या फैसला हुआ? कांग्रेस का आधिकारिक रुख क्या बना? CWC ने एक प्रस्ताव पास किया। उसमें फांसीवाद की निंदा तो की गई, लेकिन ये भी साफ कहा कि भारत ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो लोकतंत्र के नाम पर लड़ा जा रहा हो, जबकि भारत खुद गुलाम है। हाँ, ये तो विरोधाभास था। जी, तो ब्रिटेन से कहा गया कि अपने युद्ध के उद्देश्य साफ करो, बताओ कि भारत में लोकतंत्र कैसे लाओगे। अगर सच में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो तो पहले भारत में साम्राज्यवाद खत्म करो। और ब्रिटिश सरकार का जवाब? वाइसराय लिनलिथगो का रवैया तो बिल्कुल अड़ियल था। 17 अक्टूबर 1939 को उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस की मांगों को तो नजरअंदाजी कर दिया। अच्छा। उल्टे कोशिश की कि मुस्लिम लीग और रजवाड़ों को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वोट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल। युद्ध के उद्देश्य बताने से साफ इनकार कर दिया, बस कहा कि ब्रिटेन आक्रामकता का विरोध कर रहा है और भविष्य में युद्ध के बाद देखेंगे, सबसे सलाह करेंगे कि 1935 के एक्ट में क्या बदलें और अभी के लिए एक सलाहकार समिति बना देंगे। मतलब टलने वाली बात, कोई ठोस वादा नहीं। कोई वादा नहीं। असल में सूत्र तो ये भी बताते हैं कि लिनलिथगो की नीति थी कि युद्ध का फायदा उठा के कांग्रेस को और कमजोर किया जाए। अच्छा। हाँ, मई 1940 में एक सीक्रेट ड्राफ्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस तक तैयार किया गया था, शायद कांग्रेस पर अचानक कार्रवाई के लिए। बाप रे। तो इस सरकारी रवैये का नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वाइसराय के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया, पुरानी साम्राज्यवादी नीति का दोहराव बताया। 23 अक्टूबर 1939 को CWC ने फैसला किया, युद्ध में कोई सहयोग नहीं, और कांग्रेस मंत्रालयों को प्रांतों से इस्तीफा देने को कहा। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद बहस छिड़ी कि क्या फौरन कोई बड़ा जन आंदोलन शुरू करें, सत्याग्रह। हाँ। पर गांधी जी और उनके समर्थक इसके पक्ष में नहीं थे। क्यों? कई कारण थे। उन्हें लगता था मित्र राष्ट्रों का पक्ष नैतिक रूप से सही है, देश में हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, दंगे हो सकते थे। कांग्रेस संगठन भी शायद पूरी तरह तैयार नहीं था, जनता तैयार है या नहीं ये भी सवाल था। दुविधा थी। हाँ, ये दुविधा मार्च 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी दिखी। मौलाना आजाद अध्यक्ष थे, सब मानते थे कि संघर्ष तो करना है, पर कब और कैसे, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी घटना हुई। जी हाँ, मार्च 1940 में ही लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपना वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान प्रस्ताव। हाँ, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसमें मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम और पूर्वी इलाकों को मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग थी।
इसने तो पूरे समीकरण को ही बदल दिया। बिल्कुल। इस पृष्ठभूमि में अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार एक और प्रस्ताव लाई, अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या नया था? अगस्त प्रस्ताव में लिन्नित्गो ने कुछ नई बातें तो कहीं, जैसे भारत का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस होगा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं पर डोमिनियन स्टेटस। ठीक। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा भारतीय होंगे, बहुमत होगा, युद्ध के बाद संविधान सभा बनेगी, मुख्यतः भारतीय ही संविधान बनाएंगे। लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी। हाँ, शर्तें थीं, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि अल्पसंख्यकों की मर्जी के बिना, मतलब उनकी सहमति के बिना, कोई भी भविष्य का संविधान लागू नहीं होगा। अल्पसंख्यकों की सहमति, इसका मतलब तो मुस्लिम लीग को वीटो पावर देना हुआ एक तरह से। हाँ बिल्कुल, इशारा मुस्लिम लीग की तरफ ही था। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? कांग्रेस ने तो फौरन रिजेक्ट कर दिया। डोमिनियन स्टेटस मंजूर नहीं था, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, और ये अल्पसंख्यक वीटो वाली बात तो विभाजन का रास्ता खोल रही थी। और मुस्लिम लीग ने स्वागत किया, खासकर उस वीटो वाले प्रावधान का। इससे उनकी मोलभाव की ताकत बढ़ गई। बाद में काउंसिल का विस्तार हुआ भी था शायद। हाँ, जुलाई 1941 में हुआ। 12 में से 8 सदस्य भारतीय बने, पर जो असली मलाई वाले विभाग थे, रक्षा, वित्त, गृह, वो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे। अच्छा, मतलब दिखावे का विस्तार था ज्यादातर। हाँ, असली शक्ति तो वाइसराय और लंदन के ही हाथ में थी। तो जब बातचीत से बात नहीं बनी, सरकार दमन भी कर रही थी, तब कांग्रेस ने अगला कदम क्या उठाया? तब कांग्रेस ने एक नया तरीका अपनाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये क्या था? सामूहिक आंदोलन नहीं। नहीं, ये बड़ा सामूहिक आंदोलन नहीं था। इसमें चुने हुए लोग ही सत्याग्रह करते थे। इसके पीछे क्या सोच थी, उद्देश्य क्या थे? कई उद्देश्य थे। एक तो ये दिखाना कि कांग्रेस अगर इंतजार कर रही है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है। दूसरा, लोगों की भावना बताना कि वो युद्ध के खिलाफ हैं, वो नाजीवाद और ब्रिटिश राज दोनों को तानाशाही मानते हैं। अच्छा। और तीसरा, सरकार को एक और मौका देना कि शांति से मांगे मान लें। ये होता कैसे था? इसमें ऐसा था कि चुना हुआ सत्याग्रही वो सार्वजनिक जगह पर जाकर युद्ध विरोधी भाषण देता था। ठीक। अगर सरकार उसे गिरफ्तार ना करे तो वो फिर से भाषण देता, और फिर वो गांव की तरफ मार्च शुरू करता, दिल्ली चलो का नारा देते हुए। दिल्ली चलो आंदोलन? कौन थे पहले सत्याग्रही? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अच्छा। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ओहो, मतलब गांधी जी के सबसे करीबी लोग। जी हाँ। मई 1941 तक करीब 25,000 लोग गिरफ्तार हो चुके थे इसमें। 25,000? तो इसका असर तो पड़ रहा होगा। जी, असर तो था। इस पूरी राजनीतिक गहमागहमी के बीच कांग्रेस के अंदर भविष्य के नेतृत्व पर भी बात चल रही होगी। गांधी और नेहरू के रिश्ते कैसे थे इस दौर में? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, CWC ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सरकार को रक्षा में सहयोग देने की बात थी, कुछ शर्तों के साथ। गांधी और नेहरू दोनों ही उससे सहमत नहीं थे। इतने मतभेद थे उनमें, आधुनिकता पर, धर्म पर, राज्य पर, उद्योगों पर। नेहरू के विचार कई मामलों में गांधी से बहुत अलग थे। हाँ, हमने बात की थी। फिर भी गांधी जी नेहरू का बहुत आदर करते थे, उन पर भरोसा, कहते हैं, अपने बेटों से भी ज्यादा करते थे। अच्छा। और जनवरी 1942 में गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इतने मतभेदों के बाद भी क्या समानताएं थीं उनमें? बुनियादी समानताएं थीं। देशभक्ति, जो किसी एक इलाके या धर्म की नहीं, पूरे भारत की थी। दोनों अहिंसा में विश्वास रखते थे, लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। राजमोहन गांधी ने लिखा है अपनी किताब में कि गांधी जी ने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि नेहरू ही उनके बहुलतावादी, समावेशी भारत के विचार को सबसे अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो एक तरफ ये सब चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, नेतृत्व का सवाल, और दूसरी तरफ युद्ध का दबाव बढ़ता जा रहा था। हाँ, युद्ध की स्थिति बदल रही थी। और फिर आया मार्च 1942, क्रिप्स मिशन। ये मिशन क्यों भेजा गया, क्या खास था इसमें? क्रिप्स मिशन के आने के पीछे कई बड़े कारण थे। एक तो ब्रिटेन की हालत पतली हो रही थी युद्ध में, खासकर पूर्व में। सिंगापुर गिर चुका था। हाँ, सिंगापुर का पतन हो गया था। जापान बर्मा तक पहुंच गया था। भारत पर जापानी हमले का खतरा बिल्कुल सामने था। तो भारत का सहयोग बहुत जरूरी हो गया था। बहुत ज्यादा। दूसरा, मित्र राष्ट्रों का दबाव था। हाँ। अमेरिका, चीन, सोवियत संघ सब ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि भारतीयों को साथ लो। अच्छा। और तीसरा, भारत के नेता भी तैयार थे, लेकिन शर्तों के साथ, कि वास्तविक सत्ता मिले
और आजादी का पक्का वादा हो। हाँ, इन्हीं हालात में ब्रिटिश सरकार ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा। स्टैफर्ड क्रिप्स। तो वो क्या प्रस्ताव लेकर आए? अगस्त प्रस्ताव से कुछ बेहतर था। कुछ बातें नहीं थी। हाँ, पहली, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और वो चाहे तो कॉमनवेल्थ से अलग भी हो सकता है। ये अलग होने की बात नहीं थी। हाँ। दूसरी, युद्ध के बाद संविधान सभा बनेगी। हाँ, सदस्य प्रांतों से चुने जाएंगे और कुछ रियासतों से मनोनीत होंगे। तीसरी, ब्रिटिश सरकार संविधान को मानेगी, पर 2 शर्तें थीं। एक, कोई भी प्रांत अगर चाहे तो भारतीय संघ में शामिल न हो, वो अपना अलग संविधान बनाकर अलग संघ बना सकता है। ये तो विभाजन का ब्लूप्रिंट लग रहा है। हाँ, यही सबसे विवादित बात थी। और दूसरी शर्त थी कि सत्ता हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि होगी। और अंतरिम काल में, मतलब युद्ध के दौरान भारत की रक्षा ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। वाइसराय की शक्तियां भी वैसी ही रहेंगी। तो फिर ये मिशन फेल क्यों हुआ? इसमें तो डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ने की बात थी, संविधान सभा की बात थी। हाँ, पर कई कारण थे फेल होने के। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? एक तो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेटस। दूसरा, रियासतों के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं, मनोनीत। तीसरा, प्रांतों को अलग होने का अधिकार। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, फौरन कोई वास्तविक सत्ता नहीं मिल रही थी। रक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं। हाँ, गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। डूबते बैंक के नाम भविष्य की तारीख का चेक। और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा कि इसमें पाकिस्तान की मांग साफ तौर पे नहीं मानी गई है और प्रांतों के अलग होने की जो प्रक्रिया थी वो भी उन्हें पसंद नहीं आई। तो मतलब किसी को भी ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। हाँ, हिंदू महासभा, दलित नेता सब अलग अलग कारणों से नाखुश थे। कोई भी मुख्य पार्टी इसके समर्थन में नहीं आई। तो क्रिप्स मिशन ने कोशिश तो की आगे बढ़ने की, पर वो शर्तें, वो सीमाएं ऐसी थीं कि बात बन नहीं पाई। एक और मौका चला गया। बिल्कुल। क्रिप्स मिशन की असफलता ने गतिरोध और बढ़ा दिया। ये भी साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार अभी भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी। और हाँ, उस प्रांतों को अलग होने के विकल्प ने विभाजन के विचार को और हवा दे दी। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय भारतीय राष्ट्रवाद के लिए कितना जटिल था। एक तरफ कांग्रेस के अंदर गांधी बोस जैसे नेताओं में भविष्य को लेकर इतने गहरे मतभेद जी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव, चाहे अगस्त प्रस्ताव हो या क्रिप्स मिशन, वो भारतीय उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे, या शायद वो उतारना ही नहीं चाहते थे। सही कहा। ये वो साल थे जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ी जा रही थी, वो अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रही थी। भविष्य का भारत कैसा हो, इस पर भी संघर्ष था। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, ये जो क्रिप्स मिशन में प्रांतों को अलग होने का विकल्प दिया गया, भले ही मिशन फेल हो गया, पर क्या इस प्रावधान ने अनजाने में ही सही विभाजन की नींव को और मजबूत नहीं कर दिया? ये सोचने वाली बात है। क्या युद्ध के समय के ये फैसले, ये विचारधारा की लड़ाइयाँ, इन्होंने भारत के भविष्य का रास्ता ऐसा बना दिया था कि विभाजन लगभग तय हो गया? ये इतिहास के वो सवाल हैं जिन पर हमें सोचते रहना चाहिए।